हेलो एंड वेलकम एवरीवन, दिस इज़ नेहा पवार। और चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो, जो कि कोड है 107 इंफॉर्मेशन यूज़र सिस्टम एंड सर्विसेज। 108 हम कंप्लीट करा चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखा है तो पुरानी वीडियोस देख लीजिए। 108 की हमने 1-1 करके कंप्लीट यूनिट्स करा दी हैं। तो यहाँ पर स्टार्ट करने जा रहे हैं 107 की फर्स्ट यूनिट से, जहाँ पर आज हम डिस्कस करेंगे इंफॉर्मेशन यूज़र एंड देयर इंफॉर्मेशन नीड्स, concept, scopes, content and methodology of user studies, critical reviews of some large scale user studies and specific techniques of user studies, scenario analysis और interactions analysis, और इसके साथ ही जानेंगे evaluation of user survey। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। इंफॉर्मेशन यूज़र्स क्या होता है? अगर हम एक आइडिया दें कि इन्फॉर्मेशन यूज़र क्या होता है, तो इन्फॉर्मेशन का मतलब होता है सूचना। हर एक वो अर्थपूर्ण सूचना जो हमारे लिए काम की है, अर्थपूर्ण है। हर एक वो डाटा जो अर्थपूर्ण है वो इन्फॉर्मेशन कहलाता है। और यूज़र्स का मतलब होता है उपयोगकर्ता। जो उस इन्फॉर्मेशन का यूज़ करने वाले हैं वो कहलाते हैं उपयोगकर्ता। तो चलिए देखते हैं। सूचना उपयोगकर्ता से आशय उस व्यक्ति से है जो सूचनाओं का उपयोग करता है। उपयोगकर्ता कोई भी हो सकता है, कोई ग्राहक हो सकता है, पाठक हो सकता है, जिज्ञासु, सदस्य आदि कोई भी हो सकता है। उपयोगकर्ता के अभाव में सूचना प्रणाली अपना पूरा उद्देश्य खो देती है। वास्तव में उपयोगकर्ता सभी सूचना प्रणालियों का केंद्र बिंदु होता है। उपयोगकर्ता कैसी जानकारी चाहते हैं ये देखना पुस्तकालय का कार्य है। वह पुस्तकालय या सूचना केंद्र व उपयोगकर्ता के मध्य अटूट संबंध स्थापित हो सके। पुस्तकालय, सूचना केंद्र और डेटा बैंक अब सूचना सुविधाओं के रूप में जाने जाते हैं, जो उपयोगकर्ताओं के लाभ के लिए मौजूद हैं। पुस्तकालय के लिए जानना ज़रूरी है। देखते हैं पुस्तकालय के लिए क्या जानना ज़रूरी है। उपयोगकर्ता की ज़रूरतें क्या हैं? ये पुस्तकालय के लिए जानना ज़रूरी है कि उपयोगकर्ता की ज़रूरतें क्या हैं, वे इसका उपयोग कैसे करते हैं। सूचना उपयोगकर्ता किस श्रेणी का है, यानी कि एक सूचना उपयोगकर्ता जो है वो किस कैटेगरी का आता है। वो अडल्ट है, वो वृद्ध है, या वो छोटा बच्चा है, वो किस टाइप का एक, क्योंकि इन्फॉर्मेशन जो होती है वो बहुत ब्रॉड एरिया है, वो सबके लिए है। हर एक व्यक्ति को इन्फॉर्मेशंस चाहिए। ये एक लाइब्रेरी को देखना होगा कि उसका जो यूज़र है वो किस टाइप का है, वो किस कैटेगरी का है। क्या वो एकेडमिक है तो उसको एकेडमिक जो नॉलेज देने की ज़रूरत है, इन्फॉर्मेशन एकेडमिक देनी होगी। अगर वो कोई बिजनेसमैन है तो उसको बिज़नेस से रिलेटेड मैगजीन्स, न्यूज़पेपर्स वगैरह हमें उनको उपलब्ध कराने होंगे। और अगर वो ऐसा यूज़र है जो एंटरटेनमेंट के लिए लाइब्रेरी में आया है तो उसको उससे रिलेटेड चीज़ें हमें मुहैया करानी होंगी। यानी कि कंप्लीटली अगर एक कहें तो एक यूज़र के बारे में कंप्लीट जानकारी रखना एक लाइब्रेरी का फ़र्ज़ है। एक लाइब्रेरी को देखना है कि यूज़र्स की डिमांड क्या है, उसकी डिमांड के अकॉर्डिंग ही उसको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाए। सूचना प्रणाली के रूप में सभी पुस्तकालयों के उद्देश्य पहलू व्यक्तिपरक हैं। यानी कि जो लाइब्रेरी है उसका जो उद्देश्य है इन्फॉर्मेशन को देने का वो व्यक्तिपरक है। यानी कि हम इंडिविजुअली एक व्यक्ति जो उपयोग करता है उस पर फोकस करेंगे। लाइब्रेरी सूचनाओं का भंडार है। इन्हीं सूचनाओं का उपयोग उपयोगकर्ता द्वारा किया जाता है। सूचना उपयोगकर्ता अलग अलग श्रेणी की होते हैं, जैसे शैक्षणिक सूचना उपयोगकर्ता। ये उपयोगकर्ता विद्यार्थी होते हैं जो कि स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय में होते हैं। अपनी सूचनाओं को प्राप्त करने के लिए ये उपयोगकर्ता शैक्षणिक लाइब्रेरी का इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि हम देखते हैं कि एकेडमिक जो स्कूल्स होते हैं, कॉलेजेस होते हैं, ये यूनिवर्सिटी होती हैं, वहाँ पर जो लाइब्रेरी होती है उस लाइब्रेरी में किस टाइप की इन्फॉर्मेशन आपको ज़्यादा मिलेगी? एकेडमिक, यानी कि जो बुक्स हैं उनसे रिलेटेड नॉलेज आपको वहाँ पर मिलेगी। सेकंड, व्यापारिक सूचना उपयोगकर्ता। ये वे उपयोगकर्ता होते हैं जो व्यापार में या अन्य किसी भी व्यवसाय में संलग्न होते हैं।
इन व्यापारियों द्वारा सूचनाओं की प्राप्ति व्यापारिक सूचना लाइब्रेरी से की जाती है। इसके अलावा और भी अलग अलग प्रकार के सूचना उपयोगकर्ता होते हैं। जैसे उपयोगकर्ता होंगे वैसी ही उनको दी जाने वाली इन्फॉर्मेशन होगी। सूचनाओं की आवश्यकता क्यों है? क्यों हमें इन्फॉर्मेशंस की ज़रूरत है? वर्तमान युग में साक्षर होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है और इसके लिए भारत सरकार द्वारा भी बहुत से आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। साक्षरता के अंतर्गत ज्ञान की प्राप्ति की जाती है और इसी ज्ञान की इच्छा से एक उपयोगकर्ता सूचनाओं को ग्रहण करता है। निम्न के लिए सूचनाओं की आवश्यकता होती है, जैसे ज्ञान में वृद्धि करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में जानकारी पाने का इच्छुक होता है। वो जिस भी क्षेत्र से जुड़ा है उस क्षेत्र में हो रहे बदलाव से खुद को हमेशा अपडेट रखना चाहता है। इसी ज्ञान में वृद्धि के लिए वो इन्फॉर्मेशन को ग्रहण करता है और इन्फॉर्मेशन यूज़र कहलाता है। यानी कि हम इन्फॉर्मेशन का यूज़ किस लिए करते हैं? अपनी नॉलेज को इम्प्रूव करने के लिए। क्योंकि मतलब हमारे जो क्षेत्र है, हम जिसमें इन्वॉल्व हैं, उस क्षेत्र में कौन कौन से अपडेट्स हो रही हैं, कौन कौन से बदलाव हो रहे हैं, उनको दिन प्रतिदिन हमें जानने की हमारी इच्छा होती है। तो बस उसी ज्ञान को डेवलप करने के लिए, उसी ज्ञान को इम्प्रूव करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? इन्फॉर्मेशंस का यूज़ करते हैं। और वो इन्फॉर्मेशंस हमें मैगज़ीन से, न्यूज़पेपर से, बुक्स से, कहीं से भी मिल सकती है। अनुसंधान के लिए यानी कि रिसर्च के लिए सूचनाओं को एकत्रित किया जा सकता है ताकि रिसर्च कार्यों में हेल्प मिल सके। देश की प्रगति के लिए सूचनाएं न केवल उपयोगकर्ता को ज्ञानी बनाती हैं बल्कि पूरे समाज को जागरूक करती हैं, और जहां पर समाज जागरूक होता है वहां पर देश की प्रगति निश्चित होती है। सामाजिक आर्थिक क्षेत्र में प्रत्येक व्यक्ति ये जानना चाहता है कि समाज में क्या चल रहा है, और आर्थिक क्षेत्र में भी वो अपडेट रहना चाहता है। इस क्षेत्र में सूचनाएं प्राप्ति का श्रेय लाइब्रेरी को जाता है। देखिए, लाइब्रेरी से आप ये मत समझिए कि लाइब्रेरी एक बिल्डिंग है और उसके अंदर हम उसकी बात कर रहे हैं। लाइब्रेरी एक भंडार है बुक्स का, नॉलेजेस का, जहाँ पर आप कोई गूगल करते हैं किसी चीज़ को और वहाँ पर आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल रही है, तो वो भी एक तरीके से लाइब्रेरी ही है। तो इसलिए जो फाइनेंशियली और सोशली जो हम लोग अपने आप को अपडेट रखते हैं, उस अपडेट रखने को भी हम एक नॉलेज के थ्रू, एक इन्फॉर्मेशन के थ्रू ही खुद को अपडेट रखते हैं। तो जैसे कि हमने बताया कि वो इन्फॉर्मेशन आपको न्यूज़पेपर से, बुक्स से या कहीं से भी मिल सकती है। जैसे अगर गोल्ड के रेट्स होते हैं वो हमेशा अपडेट, क्योंकि बढ़ते घटते रहते हैं, तो उसके लिए हमें अपडेट होने की ज़रूरत है। और वो अपडेट हमें कहाँ से मिलती है? न्यूज़पेपर से, टेलीविज़न से, बुक्स से, कहीं से भी मिल सकते हैं, मैगज़ीन से। तो इसलिए ये जो हैं, ये सारी जो इन्फॉर्मेशंस के सोर्सेज हैं वो सब क्या हैं? लाइब्रेरी हैं एक तरीके से। सूचनाओं के प्रकार, टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन। यहाँ पर टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन में 1 है प्रत्यात्मक सूचना। किसी कंसेप्ट के द्वारा जो नॉलेज हमें प्राप्त होगी वो प्रत्यात्मक सूचना या फिर कंसेप्चुअल इंफॉर्मेशन कहलाएगी। अनुभव से सूचना यानी कि इंफॉर्मेशन बाय एक्सपीरियंसेस। जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है कि वो सूचना, वो नॉलेज जो हमें अनुभव से मिली है। हमने कोई प्रयोग किया और उस प्रयोग से हमें जो रिजल्ट मिला वो होगा अनुभव से प्राप्त ज्ञान। ओके, नेक्स्ट है हमारा कार्यविधिक सूचना। यदि कोई भी सर्वे किया जाता है और उस सर्वे के बाद जो रिजल्ट प्राप्त होगा वो कार्यविधिक सूचना होगी, क्योंकि इसके लिए हमने काम किया है, सर्वे किया है। सर्वे 15 दिन, 20 दिन या ज़्यादा का भी हो सकता है। जैसे हम देखते हैं जो सेंसस होती है, जनगणना होती है, उसमें 10 इयर्स के उस पर होती है, वो 10 ईयर के बाद होगी। मतलब 10 ईयर का जो डाटा होता है वो उसमें कलेक्ट किया जाता है, यानी कि एक वर्क किया जाता है उस डाटा को कलेक्ट करने के लिए। घर घर जाकर जनगणना के लिए डाटा इकट्ठा किया जाता है और इस कार्य को हम कहाँ पर रखेंगे? कार्यविधिक सूचना में। ये कार्यविधिक इन्फॉर्मेशन थी। अब आती है प्रेरक इन्फॉर्मेशन।
ये वो सूचना होती हैं जो हमें एनवायरनमेंट से मिल रही हैं, वातावरण से मिल रही हैं। जैसे आज मौसम कैसा है, बारिश होगी या नहीं, धूप निकलेगी या नहीं, बारिश का मौसम है, या कोई भी मतलब भूकंप आने वाला है या नहीं। तो एनवायरनमेंट से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशंस हैं वो सारी इंफॉर्मेशंस क्या कहलाती हैं, प्रेरक इंफॉर्मेशन कहलाती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये टॉपिक 2 है और जिसमें क्वेश्चन है उपयोगकर्ता अध्ययन के बारे में। अब हम जानेंगे उपयोगकर्ता अध्ययन के बारे में। तो अगर हम इसको समझने की कोशिश करें तो उपयोगकर्ता किसे कहते हैं? उपयोगकर्ता होता है यूज़र जो लाइब्रेरी का यूज़ कर रहा है, इंफॉर्मेशन का यूज़ कर रहा है। उपयोगकर्ता मतलब उपयोग करने वाला। अध्ययन किसका करना है हमें? उस व्यक्ति का, उस पर्सन का जो इन्फॉर्मेशन को यूज़ करने वाला है। यानी कि एक लाइब्रेरी को ये समझना है कि वो जो यूज़र है वो किस टाइप का है, उसकी सेटिस्फेक्शन के लिए हमें किस टाइप की नॉलेज उसको प्रोवाइड करानी है, उसकी इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग उसको किस तरीके का मैटर देना है। तो ये सब कुछ जो हमें जानना है, चाहे वो उसकी एज के अकॉर्डिंग हो, ये चाहे वो उसकी पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग हो, चाहे वो उसके बिजनेस के अकॉर्डिंग या एजुकेशन के अकॉर्डिंग, किसी भी लेवल पर हमें उसको समझना है। इसी को कहते हैं उपयोगकर्ता अध्ययन। तो चलिए देखते हैं बुकिश लैंग्वेज में कि वो क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। ग्रंथालय में समस्त ज्ञान सामग्री उपयोगार्थ होती है। जिज्ञासु व्यक्ति के लिए इसके अतिरिक्त अन्य सेवाएं भी दी जाती हैं। जिनके लिए ये अध्ययन सामग्री और सेवाएं दी जाती हैं उन्हें पाठक कहा जाता है एवं आजकल इन्हीं पाठकों के लिए उपयोगकर्ता नामक शब्द का प्रयोग किया जाता है। उपयोगकर्ता अर्थात ग्रंथालय में अध्ययन सामग्री एवं प्राप्त अन्य सेवाओं का उपयोग करने वाला व्यक्ति। पाठक एक पद की तरह ही व्यवहार में लाया जाता है। पाठक अर्थात उपयोगकर्ता को अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे कि क्लाइंट, कस्टमर, सदस्य या उपभोक्ता। सूचना के नियमित रूप से प्रयोग करने वाले व्यक्ति को हम सूचना उपयोगकर्ता कहते हैं। उपयोगकर्ता अथवा उपभोक्ता की श्रेणी एवं प्रकार अनेक हो सकते हैं, जैसे कि विशेषज्ञ, वैज्ञानिक, छात्र। वही जो मतलब हमारी लाइब्रेरी का जो यूज़र है वो किस कैटेगरी में है, क्या वो कोई रिसर्चर है या फिर कोई साइंटिस्ट है या फिर कोई स्टूडेंट है, तो उसकी इस श्रेणी में हम उसको रख के तब उसको इन्फॉर्मेशंस प्रोवाइड करें। इसी को कहेंगे फिर उपयोगकर्ता अध्ययन। उपभोक्ता अध्ययन किसे कहते हैं? उपभोक्ता ही उपयोगकर्ता भी होता है तथा उपभोक्ता की श्रेणियां एवं प्रकार को समझने के लिए उसकी आवश्यकता एवं प्रवृत्ति का अध्ययन करना भी आवश्यक है, ताकि सेवाएं प्रदान करने के मानक तय किए जा सके। अर्थात जैसी उपयोगकर्ता की श्रेणी होगी, कैटेगरी होगी, वैसी ही उसको सेवाएं दी जाएंगी। इस कार्य प्रणाली का उद्देश्य सूचना प्रणाली में सुधार कर आधुनिक सूचना प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना रहा है। उपरोक्त कार्य के संप्रेषण में वाङ्मय सूचियों यानी कि बिब्लियोग्राफी की उपयोगिता एक उपकरण के रूप में अति महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि हम जानते हैं कि बिब्लियोग्राफी एक माध्यम है किसी भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक सामग्री तक आसानी से पहुंचने के लिए। इस दिशा में जो प्रारंभिक प्रयास किए गए थे वे पर्याप्त सिद्ध नहीं हुए थे, क्योंकि संपूर्ण संप्रेषण प्रणाली में जानकारी के लिए अनेक स्रोतों का प्रयोग किया जा रहा था तथा ऐसी कोई प्रणाली विकसित नहीं हुई थी जिसके आधार पर ये पता चल सके कि उपयोगकर्ता किस उद्देश्य के लिए जानकारी प्राप्त करना चाहता है तथा किस प्रकार से सभी प्रकार की सूचना को संप्रेषित करने की विधियां क्या होनी चाहिए, इस पर भी अध्ययन करना चाहिए। इस बात को अति आवश्यक माना गया है। परिणाम यह हुआ कि प्रत्यक्ष अध्ययन विधियों को जानने के लिए सूचना का उपयोग एवं उसकी श्रेणियों का अध्ययन प्रत्यक्ष रूप से किया जाने लगा, जिससे कि समुचित रूप से सूचना सेवा की व्यवस्था की जा सकती है। उपरोक्त के संबंध में किए गए सर्वेक्षण से पता चलता है कि उपयोगकर्ता के अध्ययन की कार्य प्रणाली अनेक प्रकार की है, जिन्हें हम 3 श्रेणियों में डिवाइड करेंगे। नंबर 1,
उपयोगकर्ता समुदाय तथा संप्रेषण प्रणाली। 2. उपयोग अध्ययन। एंड 3. सूचना प्रवाह का अध्ययन। उपयोगकर्ता समुदाय तथा संप्रेषण प्रणाली। सर्वेक्षण से पता चला है कि वैज्ञानिकों, अनुसंधानकर्ताओं और शोधकर्ताओं का बहुत सारा समय साहित्य के अवलोकन, संदर्भों की खोज, वास्तविक अध्ययन तथा अन्य सहयोगियों के अध्ययन एवं परिणामों को सुनने एवं उनसे विचार विमर्श में व्यतीत होता है, जबकि वास्तविक अध्ययन में कुछ ही समय सुलभ हो पाता है। इस दिशा में उपरोक्त सभी के विचार विमर्श के द्वारा संप्रेषण पद्धति को उन्नत करने का प्रयास किया जाने लगा। इस संबंध में गेटकीपर साइंटिस्ट की एक नवीन अवधारणा सामने आई। इनका अभिप्राय ये है, उन विशिष्ट वैज्ञानिकों, अनुसंधानकर्ताओं, शोधकर्ताओं और विशेषज्ञों से है जो अपने द्वारा निष्पादित निष्कर्षों तथा उपलब्धियों की सूचना अपने वार्तालाप, पत्रावलियों, व्यक्तिगत संपर्क आदि के माध्यम से वर्तमान पीढ़ी को उपलब्ध कराते हैं और आने वाली पीढ़ी के लिए सुरक्षित रखते हैं, जो कि संप्रेषण के अन्य औपचारिक साधनों से प्राप्त नहीं हो पाती है। निष्कर्ष। उपयोगिताओं के अध्ययन द्वारा निष्कर्ष सूचना आवश्यकताओं की प्रकृति को सुनिश्चित कर पाना ही अधिक महत्वपूर्ण रहा है। यह अनुभव किया गया है कि सूचना आवश्यकता अनेक प्रकार की सूचनाओं की अभिपूर्ति और उपागमों की एक मिश्रित अवधारणा होती है। अगर उपभोक्ता अध्ययन को हम समझें बहुत इजीली, तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम अगर कोई नॉलेज के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए गूगल कर रहे हैं, तो मान लीजिए हमने वो गलत लिख दिया है, तो आप देखते होंगे कि गूगल पे लिखा हुआ आता है कि क्या आप ये कहना चाहते थे। यानी कि वो एक ऐसी लाइब्रेरी है जो हम अपने यूज़र्स कौन है, हम हैं, क्योंकि हम उस पर कुछ इन्फॉर्मेशन ढूंढ रहे हैं, तो वो हमें समझने की कोशिश करती है कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। तो यानी कि एक अच्छी लाइब्रेरी का जो कार्य होता है वो यही होता है कि वो यूज़र को समझे और उसकी समझ के अकॉर्डिंग उसको रिज़ल्ट दे। क्योंकि हम अगर कोई चीज़ सर्च कर रहे हैं इंटरनेट पर, तो वो सर्च की हुई चीज़ के ही रिज़ल्ट वो हमें दिखाता है। यानी कि एक बेस्ट लाइब्रेरी वही है जो हमारी नीड्स के अकॉर्डिंग हमें इंफॉर्मेशन दे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यह है मेथडोलॉजी ऑफ यूज़र स्टडीज़ या फिर टेक्निक्स ऑफ यूज़र स्टडीज़। दोनों एक ही बात है। अगर हम मेथडोलॉजी ऑफ यूज़र स्टडीज़ कहें या फिर टेक्निक ऑफ यूज़र स्टडीज़ कहें। उपयोगकर्ता अध्ययन की कार्यप्रणाली, इसको हिंदी में कहते हैं। उपयोगकर्ता अध्ययन के लिए बहुत सी विधियों का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि निम्न हैं। इसकी 3 विधियां हैं, जैसे जर्नल और कन्वेंशनल मेथड, और दूसरी है डायरेक्ट मेथड जो कि आगे आएगी, इनडायरेक्ट मेथड, और थर्ड है स्पेशल एंड कन्वेंशनल मेथड। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारी जो प्रश्नावली विधि है वो जर्नल और कन्वेंशनल मेथड का एक टाइप है। इसके अंतर्गत आती है प्रश्नावली विधि। आमतौर पर ये एक महत्वपूर्ण और अवैयक्तिक विधि है। इस विधि के अंतर्गत उपयोगकर्ताओं को पूर्व निर्धारित प्रश्नों का सेट दे दिया जाता है और उपयोगकर्ता को जवाब देने के लिए कहा जाता है। इस प्रश्नावली के अंतर्गत उपयोगकर्ता को समझा जा सकता है, उसकी ज़रूरतें और धारणाएं आदि इस प्रकार के प्रश्न रखे जाते हैं ताकि उसे समझा जा सके। तो यानी कि जो ये टेक्नोलॉजी है, ये जो टेक्निक्स हैं यूज़र को स्टडी करने के लिए, उसमें जो प्रश्नावली विधि है वो प्रश्नों के थ्रू यूज़र को जानने की कोशिश करती है। नेक्स्ट आता है साक्षात्कार विधि यानी कि इंटरव्यू मेथड। ये बहुत ही सुविधाजनक तरीका है। इसके अंतर्गत वैयक्तिक रूप से आमने सामने बैठकर प्रश्न किए जाते हैं और उपयोगकर्ता द्वारा जवाब दिए जाते हैं, जिससे हम उपयोगकर्ता को समझ सकते हैं। नेक्स्ट आता है अवलोकन विधि यानी कि ऑब्जर्वेशन मेथड। यह विधि अधिकतर वैज्ञानिक अनुसंधानों में प्रयोग की जाती है। सबसे अधिक अवलोकन विधियों द्वारा पुस्तकालय में किए गए सामान्य प्रकार के उपयोगकर्ता अध्ययन शामिल हैं, जैसे कि कार्ड कैटलॉग, संदर्भ प्रश्नों के प्रकार आदि। इनडायरेक्ट मेथड प्रत्यक्ष विधि, जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि ये विधि उपयोगकर्ता के अध्ययन में सीधे संपर्क नहीं बनाती है।
इसमें निम्न विधियां शामिल हैं: प्रशस्ति पत्र विश्लेषण, पुस्तकालय रिकॉर्ड का विश्लेषण। थर्ड आता है स्पेशल एंड अनकन्वेंशनल मेथड, यानी कि विशेष और अपरंपरागत तरीके। इस विधि में कंप्यूटर प्रतिक्रिया शामिल होती है, ये इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। स्पेशल है क्योंकि यहाँ पर कंप्यूटर का यूज़ किया जा रहा है। ये विधि कंप्यूटर के माध्यम से शोधकर्ताओं को अनेक उनके बारे में जानने के लिए हेल्प करती है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्रिटिकल रिव्यू ऑफ लार्ज स्केल यूजर स्टडीज। प्राचीन समय में लाइब्रेरी का विकास नहीं हो पाया था। जैसे जैसे शिक्षा के क्षेत्र में विकास होता गया, वैसे वैसे ज्ञान की प्राप्ति की लालसा लोगों में बढ़ती चली गई। तब हमारे लिए ज़रूरी हो गया कि बड़े पैमाने पर लाइब्रेरी का विकास किया जाए, और लाइब्रेरी को विकसित करने के लिए आवश्यकता महसूस हुई उपयोगकर्ताओं को जानने की। इसके लिए वर्तमान में बहुत सी विधियां लाई गई हैं ताकि उपयोगकर्ताओं को समझकर उन्हें संतुष्ट किया जा सके, और विधियां हम ऊपर पढ़ के आ चुके हैं। ओके, उन्हीं विधियों की बात हो रही है। परंतु आज भी ये एक कठिनाई भरा कार्य है। छोटी लाइब्रेरी में तो ये आसानी से किया जा सकता है, परंतु एक बड़े स्तर की लाइब्रेरी में ये कठिन हो जाता है, क्योंकि बड़ी लाइब्रेरी में उपयोगकर्ताओं की संख्या अधिक होगी और एक बड़े स्तर पर उपयोगकर्ताओं को उनकी इच्छानुसार ज्ञान उपलब्ध कराना बहुत मुश्किल कार्य होगा। इसके लिए बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, और जैसे कि समय का व्यय होगा। एक बड़े स्तर पर अधिक उपयोगकर्ताओं को जानना और जानकर उन्हें सेटिस्फाई करना असंभव कार्य सा लगता है, और यदि उपयोगकर्ता को सेटिस्फाई नहीं किया जाएगा तो इसका सीधा प्रभाव लाइब्रेरी की गुडविल पर पड़ेगा, यानी कि लाइब्रेरी की इमेज पर पड़ेगा, वो खराब हो जाएगी। और यदि सभी उपयोगकर्ताओं का अध्ययन किया जाए तो ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होगा, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा इसमें। स्टाफ में सामंजस्य। एक बड़े आकार पर यदि उपयोगकर्ताओं को जानना है तो उसके लिए स्टाफ भी अधिक रखना होगा, और स्टाफ के मध्य सामंजस्य यानी कि कोऑर्डिनेशन बनाना बहुत ज़्यादा कठिन कार्य हो जाएगा। यदि हमने कोऑर्डिनेशन बैठाने में हम असफल हो गए तो पूरी लाइब्रेरी की योजना अस्त व्यस्त हो जाएगी। धन का व्यय। उपयोगकर्ता अध्ययन के लिए बहुत सी विधियां अपनाई जा रही हैं, और उन सभी विधियों को अपनाने में धन और श्रम दोनों ही खर्च होते हैं। अधिक उपयोगकर्ताओं के अध्ययन के लिए हमें अधिक खर्च करने की ज़रूरत होगी। सूचनाओं का भंडार। बड़े आकार पर उपयोगकर्ताओं को सूचनाएं उपलब्ध कराना कठिन कार्य है, क्योंकि यूज़र्स जितने ज़्यादा होंगे उनके अकॉर्डिंग उन्हें जो सूचनाएं देनी है। अगर हम मुद्रिक बात करें कि हमें जो बुक्स हैं, जो इन्फॉर्मेशन है वो मुद्रिक फॉर्म में रखनी है, तो शायद ये बिल्कुल भी संभव नहीं होगा, क्योंकि इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन बुक्स की फॉर्म में एक लाइब्रेरी में रखना, वो भी हार्ड कॉपी में, ये बहुत ज़्यादा टफ हो जाएगा। और इसके लिए पैसे तो लगेंगे ही, साथ ही साथ उसको अरेंज करना, उसकी संरक्षित करना, उसको यानी कि उसमें जल्दबंदी करके उसको सुरक्षित रखना, ये भी बहुत ज़्यादा टिपिकल हो जाएगा। तो यानी कि सूचनाओं का भंडार करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा जब एक उपयोगकर्ताओं की संख्याओं में वृद्धि हो जाएगी, एक लार्ज स्केल जो यूज़र स्टडीज़ होगी उसके अंतर्गत। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये है इंटरेक्शन एनालिसिस। इसको हिंदी में कहते हैं सहभागिता विश्लेषण। सहभागिता या फिर इंटरेक्शन का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है आपस में अंडरस्टैंडिंग। इंटरेक्शन शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, इंटर प्लस एक्शन। यहाँ पर इंटर से आशय होता है अंदर या फिर आंतरिक रूप से, तथा एक्शन का अर्थ होता है क्रिया। जब हम कोई सूचना किसी को देते हैं और वो व्यक्ति जिसे सूचना दी जा रही है सूचना को अच्छे से समझ जाता है, तब हम बोल सकते हैं कि उन दोनों के मध्य, सूचना देने वाला और सूचना प्राप्त करने वाला, उन दोनों के मध्य अच्छी अंडरस्टैंडिंग है या फिर अच्छा इंटरेक्शन है। ओके, जैसे कि मैं आपको क्वेश्चंस के आंसर दे रही हूँ, अगर आपकी और हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है, इंटरेक्शन अच्छा है, तो मेरी बात को 80% 90% आप समझ रहे होंगे, कंप्लीटली समझ रहे होंगे। तो अगर इतना भी समझ रहे हैं तो यानी कि हमारे बीच में
इंटरेक्शन जो हो रहा है वो पॉजिटिव हो रहा है, यानी कि वो वैल्यूएबल है, उससे हमें कुछ रिजल्ट मिल रहा है, इन्फॉर्मेशंस मिल रही हैं, मेरी दी गई इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच रही है, यानी कि हमारे बीच में अंडरस्टैंडिंग अच्छी है। ओके, इसी को कहते हैं इंटरेक्शन। शिक्षण और सीखने की प्रक्रिया के मध्य एक महत्वपूर्ण घटक होता है। लाइब्रेरी में भी लाइब्रेरी का यूज़र के साथ इंटरेक्शन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक लाइब्रेरी जब एक अच्छा कोऑर्डिनेशन कर पाएगी, एक यूज़र के साथ एक अच्छा इंटरेक्शन कर पाएगी, समझ विकसित हो जाएगी उनके बीच में, वो लाइब्रेरी अंडरस्टैंड करेगी यूज़र को, तभी तो वो यूज़र की डिमांड वाली इंफॉर्मेशन उस तक पहुंचा पाएगी। ओके, आगे देखिए, ये है फ्लेंडर्स इंटरेक्शन एनालिसिस। एक्चुअली ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, ये बहुत ज़्यादा लोकप्रिय मेथड है, इसलिए मैंने यहाँ पर इंक्लूड किया है। फ्लेंडर्स ने 1959 में सहभागिता विश्लेषण का सिद्धांत दिया था। सहभागिता विश्लेषण का ये बहुत ज़्यादा लोकप्रिय सिद्धांत है और ये सिद्धांत सीखने वालों को सुविधा देने के लिए लाया गया था। इस सिद्धांत में 3 पार्ट हैं, यानी कि फ्लेंडर्स जो हैं उन्होंने भी डिफ़ाइन किया है कि एक यूज़र यानी कि एक सीखने वाला और एक सिखाने वाला, एक नॉलेज लेने वाला और एक नॉलेज देने वाला, जब उन दोनों के बीच में इंटरेक्शन अच्छा होगा तो उसी को हम कहें वही एक अच्छा इंटरेक्शन है। ओके, सहभागिता विश्लेषण है। तो इस सिद्धांत के 3 पार्ट्स बताए हैं फ्लेंडर्स ने। पहला एक्सप्लेनेशन यानी कि व्याख्या करना, दूसरा है आस्किंग क्वेश्चन यानी कि प्रश्न पूछना, और तीसरा है इनकरेज यानी कि प्रोत्साहित करना। तो एक्सप्लेनेशन में क्या है, फ्लेंडर्स का कहना है कि सबसे पहले सूचना प्राप्तकर्ता को सूचना देनी चाहिए, यानी कि जो इन्फॉर्मेशन लेने वाला व्यक्ति है उसको सबसे पहले इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए। आस्किंग क्वेश्चन, सूचनाएं देने के बाद कुछ प्रश्न करने चाहिए ताकि पता चले कि हमारी दी गई सूचना प्राप्तकर्ता तक पहुंची है या नहीं। इससे सूचना प्राप्तकर्ता का इंटरेस्ट भी बढ़ेगा। जैसा कि हम देखते थे कि जब हम कोई बुक पढ़ते हैं, कोई स्टोरी पढ़ते थे, टीचर्स हमें पढ़ाते थे, तो बीच बीच में टीचर्स उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करते रहते थे। तो वो क्वेश्चन इसलिए तो किए ही जाते थे कि हमारा इंटरेस्ट बना रहे, साथ ही साथ इसलिए भी किए जाते थे ताकि हम अपडेट रहें, हमें पता रहे कि हम क्या पढ़ रहे हैं और वो इन्फॉर्मेशन जो टीचर के द्वारा दी जा रही है वो इन्फॉर्मेशन हम तक पहुंच सके। तो इसीलिए क्वेश्चंस पूछे जाते थे। इनकरेज, ये एक पॉजिटिव पहलू है जो कि सूचना प्राप्तकर्ता को सूचना प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करता है, और ये बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि सूचना पाने वाला जब तक इनकरेज नहीं होगा तब तक वो इन्फॉर्मेशन लेने के लिए एक्साइटेड नहीं होगा। ओके, तो प्रोत्साहित करना बहुत ज़रूरी है। ये तीनों रूल्स जो हैं, मतलब 3 जो पार्ट्स हैं, ये किसके हैं, फ्लेंडर्स के रूल पार्ट्स हैं। फ्लेंडर्स ने जो सिद्धांत दिया है, ठीक है, इसके उसी के पार्ट्स हैं ये 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और ये क्वेश्चन है इवैल्यूएशन ऑफ यूज़र सर्वे, और 107 की फर्स्ट यूनिट का ये लास्ट क्वेश्चन है। इंफॉर्मेशन ऑफ यूज़र सर्वे, उपयोगकर्ता सर्वे का मूल्यांकन। देखिए, सबसे पहले हमें ये जानने की आवश्यकता है कि मूल्यांकन का क्या उद्देश्य है, क्यों किया जा रहा है मूल्यांकन। मूल्यांकन का उद्देश्य है भविष्य के लिए कुछ कार्य करना, जैसे योजनाएं बनाना, और उपयोगकर्ता की मानसिकता से ये जानना कि लाइब्रेरी में कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो भविष्य में सुधारने की आवश्यकता है और कौन सी ऐसी हैं जो हटाने की ज़रूरत है। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए सर्वे किया जाता है, यानी कि जो लाइब्रेरी में जो लाइब्रेरी के जो उपयोग करता है उनकी मेंटलिटी को जानने की हम कोशिश कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम चाहते हैं कि क्योंकि एक लाइब्रेरी यूज़र्स के बिना अधूरी है। अगर यूज़र्स नहीं होंगे तो लाइब्रेरी का कोई अस्तित्व नहीं है। अब यूज़र्स को समझना है हमें, तो यूज़र्स की पर सर्वे किया जाता है ताकि हम ये समझ सकें कि लाइब्रेरी में कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें रिमूव करने की ज़रूरत है और कौन सी ऐसी नई टेक्नोलॉजी है जिसके लिए हमें अपनी लाइब्रेरी को अपडेट करने की ज़रूरत है यूज़र्स के अकॉर्डिंग। तो इसीलिए यूज़र्स पर ये सर्वे किया जा रहा है।
चलिए नेक्स्ट, दूसरा सवाल हमारे मन में क्या आता है कि सर्वे कौन करेगा। तो जो सर्वे होता है वो लाइब्रेरी द्वारा बनाई गई एक विशेष टीम करती है। वही टीम सर्वे करती है, वही रिकॉर्ड को, डाटा को कलेक्ट करती है और वही उस पर विश्लेषण करती है। तीसरा सवाल कि मूल्यांकन के रिजल्ट के बाद क्या होगा। जो हमने इवैल्यूएशन किया है, जब उसका रिजल्ट मिल जाएगा, इवैल्यूएट कर लिया जाएगा कि कौन कौन सी चीज़ें हमें ऐड करनी है और कौन कौन सी चीज़ें हमें रिमूव करनी है, उसके बाद क्या किया जाएगा। तो जैसा कि हम जानते हैं कि मूल्यांकन भविष्य की योजनाओं को तैयार करने के लिए किया गया है। तो मूल्यांकन के बाद जो भी रिजल्ट हमें प्राप्त होगा, उसी के आधार पर बनाई गई योजनाएं लाइब्रेरी में इम्प्लीमेंट की जाएंगी, यानी लागू की जाएंगी। तो ये जो सर्वे था, जिस पर्पज़ से हमने किया था, उस पर्पज़ के कंप्लीट वो पर्पज़ तभी होगा जब हम उन जो हमने सर्वे किया है उनसे रिलेटेड जो हमने एनालिसिस किया है, इवैल्यूएशन किया है, उन योजनाओं को, उन चीज़ों को जो हमें लाइब्रेरी में अब ऐड करनी है, उनको इम्प्लीमेंशन किया जाए लाइब्रेरी में। तो यही इसीलिए किया जाता है एक यूज़र सर्वे। तो चलिए, ये हमारी 107 की फर्स्ट यूनिट ख़त्म होती है यहाँ पर। अब कल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जो कि 107 की यूनिट 2 होगी। अब तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ गुड डे, टेक केयर।